नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर बात करने वाले हैं, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। हमारे पास जो नोट्स हैं वो इन अधिकारों की एक एक परत खोलते हैं। तो आज का मिशन है ये समझना कि ये अधिकार असल में हैं क्या, इन्हें संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है और एक आम नागरिक की जिंदगी में ये कितनी अहमियत रखते हैं। बिल्कुल। ये वो अधिकार है जो हमारे लोकतंत्र की नींव रखते हैं। ये सिर्फ कानून की किताबें भरने के लिए नहीं है, बल्कि हर नागरिक को दी गई एक गारंटी है। और सबसे जरूरी बात, ये लीगली एनफोर्सेबल है। मतलब अगर सरकार या कोई और इनका उल्लंघन करता है तो आप सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आइडिया आया कहां से है। हमारे नोट्स बताते हैं कि इसकी प्रेरणा यूएसए के बिल ऑफ राइट्स की ली गई है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि ये अधिकार मतलब अनलिमिटेड नहीं है, इन पर कुछ लिमिट्स लगाई जा सकती हैं। हाँ, और यही बात इन्हें बहुत प्रैक्टिकल बनाती है। ये अधिकार स्टेट यानी सरकार की ताकत पर एक चेक लगाते हैं, लेकिन साथ ही ये भी मानते हैं कि देश की सुरक्षा और समाज के हित के लिए इन पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाना भी जरूरी है। ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। तो चलिए इन अधिकारों की बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। हमारे नोट्स में साफ लिखा है कि ये संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक दिए गए हैं। इन्हें मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और यहाँ एक बात उभर पर आती है जो बहुत कुछ कहती है। शुरू में संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, पर अब 6 हैं। संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी को 1978 में 44th अमेंडमेंट के जरिए इस लिस्ट से हटा दिया गया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसका मतलब क्या हुआ? क्या अब किसी की प्रॉपर्टी सुरक्षित नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये अब भी आर्टिकल 300A के तहत एक लीगल राइट है, बस फंडामेंटल राइट नहीं है। इसका फर्क ये है कि इस बदलाव ने सरकार के लिए विकास के कामों जैसे सड़कें, बांध या इंडस्ट्री बनाने के लिए जमीन लेना आसान कर दिया। इसने एक बहस छेड़ दी कि एक व्यक्ति के अधिकार और पूरे समाज के विकास के बीच संतुलन कहाँ होना चाहिए। मतलब ये सिर्फ एक लीगल चेंज नहीं था, बल्कि डेवलपमेंट की डायरेक्शन तय करने वाला एक पॉलिसी डिसीजन भी था। एक और जरूरी बात, इमरजेंसी के दौरान इन अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है, सिवाय 2 के। बिल्कुल। आर्टिकल 20 और 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े हैं, उन्हें कभी भी किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माताओं के लिए इंसान की डिग्निटी और जीने का अधिकार कितना अहम था। चलिए पहले अधिकार पर आते हैं। राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार, जो आर्टिकल्स 14 से 18 तक हैं। आर्टिकल 14 में 2 बातें कही गई हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। सुनने में तो ये एक ही बात लगती है। मुझे हमेशा लगता था कि इनमें कोई खास फर्क नहीं है। क्या वाकई इनमें जमीन आसमान का अंतर है? हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट यूके से लिया गया है। इसे एक तरह से नकारात्मक अवधारणा कह सकते हैं, क्योंकि ये राज्य को कुछ करने से रोकती है। मतलब ये सरकार को कहती है कि ये मत करो। एग्जैक्टली। ये कहती है कि राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, कानून की नज़र में सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, वो यूएसए से लिया गया एक सकारात्मक कॉन्सेप्ट है। ये राज्य को कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। इसका मतलब है एक जैसी परिस्थितियों में लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। इसी सिद्धांत की वजह से हमारे यहाँ आरक्षण जैसी नीतियाँ संभव हो पाती हैं। सरकार समाज के पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए उनके लिए विशेष कानून बना सकती है, ताकि असल में समानता स्थापित हो सके। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास दिखता है। एक तरफ आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन फिर हमारे नोट्स ये भी बताते हैं कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान हो सकते हैं। तो क्या यह समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है? ये सवाल बहुत अच्छा है। ये उल्लंघन नहीं, बल्कि समानता को असलियत में लागू करने का एक तरीका है। संविधान मानता है कि समाज में कुछ वर्ग ऐतिहासिक रूप से कमजोर स्थिति में रहे हैं और उन्हें बराबरी पर लाने के लिए कुछ विशेष मदद की जरूरत है। मेट्रो में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ये फॉर्मल इक्वालिटी नहीं, सब्सटैंटिव इक्वालिटी की तरफ एक कदम है। इसी सोच को आर्टिकल 16 आगे बढ़ाता है, जो सरकारी नौकरियों में बराबरी का मौका देता है। और यहीं से आरक्षण का पूरा मुद्दा सामने आता है।
जिसके बारे में हमारे नोट्स में काफी विस्तार से बताया गया है। हाँ, आर्टिकल 16(4) सरकार को अधिकार देता है कि वो पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियां आरक्षित कर सकती है, अगर सरकार को लगता है कि सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व कम है। इसी सिलसिले में मंडल कमीशन का जिक्र बहुत जरूरी है, जिसने ओबीसीज के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। और जब 1990 में वीपी सिंह सरकार ने इसे लागू किया तो देश में बहुत बड़ा विवाद हुआ, जो आखिर में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इंदिरा साहनी केस, जिसे मंडल केस भी कहते हैं। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 27% आरक्षण को सही ठहराया, लेकिन दो बहुत जरूरी सीमाएं तय की। एक, कि कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और दूसरा, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया, यानी ओबीसी समुदाय में जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं, उन्हें आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए, ताकि इसका लाभ उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो एक बार जब संविधान में ये तय कर दिया कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, अगला तार्किक सवाल ये था कि इस बराबरी का असल जिंदगी में क्या मतलब है। यहीं से आर्टिकल 17 और 18 आते हैं, जो समाज में सदियों से चली आ रही असमानता पर सीधी चोट करते हैं। बिल्कुल। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को पूरी तरह से खत्म करता है। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अनटचेबिलिटी शब्द को संविधान में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। ये अदालतों पर छोड़ दिया गया है कि वो हर केस में तय करें कि कोई हरकत छुआछूत के दायरे में आती है या नहीं। और आखिर में आर्टिकल 18 महाराजा या राय बहादुर जैसी उपाधियों को खत्म करता है। सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स जैसे जनरल या डॉक्टर की इजाजत है। ये एक सिंबॉलिक लेकिन बहुत पावरफुल स्टेटमेंट था कि अब जन्म के आधार पर किसी को कोई विशेष दर्जा नहीं मिलेगा। अब आते हैं उस अधिकार पर जिसकी शायद सबसे ज्यादा चर्चा होती है, राइट टू फ्रीडम, जो आर्टिकल्स 19 से 22 तक है। आर्टिकल 19 को तो हमारे नोट्स में लोकतंत्र की पहचान, हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया है। आजादी। इसका मतलब है कि हर नागरिक को अपनी राय रखने, शांति से इकट्ठा होने, एसोसिएशन या यूनियन बनाने, देश में कहीं भी आने जाने और बसने और कोई भी प्रोफेशन अपनाने की आजादी है। हाँ, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, ये आजादी अनलिमिटेड नहीं है। इन सभी पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी वाजिब पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, जैसे देश के सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी के नाम पर सरकार आपकी बोलने की आजादी पर सीमाएं लगा सकती है। यहाँ रीजनेबल शब्द बहुत सब्जेक्टिव लगता है। कौन तय करेगा कि क्या रीजनेबल है? यही तो सारा खेल है। ये तय करने का अधिकार आखिरकार अदालतों के पास है। सरकार कोई पाबंदी लगा सकती है, लेकिन वो पाबंदी वाजिब है या नहीं, इसका फैसला कोर्ट करता है। और हमारे नोट्स में कुछ हिडन राइट्स का भी जिक्र है, जो आर्टिकल 19 से ही निकले हैं, जैसे राइट टू इंटरनेट और राइट टू इंफॉर्मेशन। अच्छा, बिल्कुल। जैसे अनुराधा भासीन केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट तक पहुंच भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का ही एक हिस्सा है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। 1950 में किसी ने इंटरनेट के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन आज ये हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है और हमारी अदालतों ने इसे एक मौलिक अधिकार के तौर पर मान्यता दी है। तो इसका असल मतलब ये निकलता है कि हमारे अधिकार सिर्फ लिखे हुए शब्दों तक सीमित नहीं है। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 और 21 की, जो इमरजेंसी में भी हमसे नहीं छीने जा सकते। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए सजा के मामले में प्रोटेक्शन देता है। इसमें 3 मेन बातें हैं। पहली, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी किसी को उस काम के लिए सजा नहीं मिल सकती जो करते समय अपराध नहीं था। सजा उसी कानून के तहत मिलेगी जो जुर्म के वक्त लागू था। दूसरी बात है नो डबल जेपडी, यानी एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। और तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब किसी को भी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हाँ, हालांकि हमारे नोट्स ये भी साफ करते हैं कि ब्लड सैंपल या थंब इम्प्रेशन देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इसे सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं माना जाता। और फिर आता है आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हमारे नोट्स बताते हैं कि मेनका गांधी केस 1978 ने इस एक आर्टिकल का मतलब ही पूरी तरह से बदल दिया। बिल्कुल। इस केस से पहले आर्टिकल 21 की व्याख्या बहुत सीमित थे। कोर्ट का मानना था कि अगर किसी को प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के तहत उसकी आज़ादी से वंचित किया जाता है तो वो ठीक है।
लेकिन मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर सिर्फ एस्टैब्लिश्ड ही नहीं बल्कि जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल भी होना चाहिए। यहीं से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का अमेरिकन कॉन्सेप्ट भारत में आया। इस एक फैसले ने आर्टिकल 21 को हमारे संविधान का सबसे बड़ा अधिकार बना दिया। हाँ, सोचिए, जीने का अधिकार जैसे 3 शब्दों की व्याख्या में आज राइट टू प्रिवेसी, राइट टू हेल्थ, राइट टू शेल्टर, राइट टू स्पीडी ट्रायल और यहाँ तक कि राइट टू स्लीप भी शामिल है। ये हमारे संविधान की जीवंतता को दिखाता है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं बल्कि एक बहती हुई नदी है जो समय के साथ अपना रास्ता बनाती है। इसी में 2002 में आर्टिकल 21A भी जोड़ा गया, राइट टू एजुकेशन, जो 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। ये एक क्रांतिकारी कदम था। अब अगर बाकी अधिकारों को देखें तो अगला है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल्स 23 और 24 में है। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर यानी बेगार और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से फैक्ट्रीज या माइंस जैसी खतरनाक जगहों पर काम करवाने पर रोक लगाता है। इसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल्स 25 से 28। ये हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, प्रैक्टिस करने और प्रोपगेट करने की आज़ादी देता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प डिटेल है। आर्टिकल 28 साफ कहता है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पूरी तरह से स्टेट फंड से चलते हैं, उनमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ये हमारे देश के सेक्युलर फैब्रिक को मजबूत करने वाला एक बहुत जरूरी प्रावधान है। और आखिर में है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल्स 29 एंड 30, जो माइनॉरिटीज को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाने का अधिकार देते हैं। हमारे नोट्स में एक जरूरी बात ये बताई गई है कि माइनॉरिटी शब्द को संविधान में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। हाँ, ये तय करने का काम कि कौन सा समुदाय माइनॉरिटी है, सरकार और अदालतों पर छोड़ दिया गया है। ये संविधान को फ्लेक्सिबिलिटी देता है ताकि समय और परिस्थितियों के हिसाब से इसकी व्याख्या की जा सके। ये सब अधिकार तो बहुत अच्छे हैं, पर अगर कोई इन्हें तोड़े तो क्या होगा? यहीं पर आता है आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हार्ट एंड सोल कहा था। ये शायद सबसे जरूरी अधिकार है, क्योंकि इसके बिना बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागज पर रह जाते हैं। ये खुद एक फंडामेंटल राइट है जो दूसरे फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाता है। इसके तहत अगर किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए रिट्स जारी कर सकता है। हमारे नोट्स में 5 तरह की रिट्स बताई गई हैं और ये अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती हैं। चलिए इन्हें आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। पहली रिट है हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है शरीर को पेश करो। इसे ऐसे समझिए कि कोर्ट पुलिस से पूछ रहा है, जिस व्यक्ति को आपने पकड़ा है उसे हमारे सामने पेश कीजिए। हमें ये देखना है कि आपने उसे कानून के दायरे में रहकर हिरासत में लिया है या नहीं। ये किसी की निजी आज़ादी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। दूसरी है मैंडेमिस, यानी हम आदेश देते हैं। ये तब जारी होती है जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपनी कानूनी ड्यूटी करने से इनकार कर दे, तो कोर्ट उसे मैंडेमस के जरिए वो काम करने का आदेश देती है। मान लीजिए आपकी FIR दर्ज नहीं की जा रही, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। फिर है प्रोहिबिशन और सर्शोरारी। ये दोनों निचली अदालतों से जुड़ी हैं। हाँ, प्रोहिबिशन का मतलब है रोकना। ये एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को तब जारी करती है जब लोअर कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी केस की सुनवाई कर रहा हो। ये एक तरह से रेड कार्ड दिखाने जैसा है, सुनवाई के दौरान ही। और सर्शोरारी? सर्शोरारी का मतलब है और जानकारी देना। ये भी हायर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट को जारी की जाती है, लेकिन फैसला आने के बाद। इसके जरिए या तो केस को हायर कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है या लोअर कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया जाता है अगर उसने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला सुनाया हो। ये एक तरह से थर्ड अंपायर के फैसले जैसा है। और आखिरी रिट है क्वो वारंटो, जिसका मतलब है आपका अधिकार क्या है। यह रिट किसी व्यक्ति के पब्लिक ऑफिस पर दावे की लीगैलिटी को चैलेंज करने के लिए होती है। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से किसी सरकारी पद पर बैठ गया है, तो आप कोर्ट में इस रिट के जरिए पूछ सकते हैं कि वो किस अधिकार से उस पद पर है। तो ये थी भारत के मौलिक अधिकारों पर एक गहरी चर्चा। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि ये हर नागरिक को सम्मान और आज़ादी से जीने का हक देते हैं और सरकार की ताकत पर एक सीमा लगाते हैं।
और जैसा हमने पूरी चर्चा में देखा, ये स्टैटिक नहीं है, ये लिविंग प्रिंसिपल्स हैं। अदालती फैसलों के साथ इनका मतलब और दायरा बढ़ता रहता है, जो हमारे लोकतंत्र को जिंदा और रेलेवेंट बनाए रखता है। तो आखिर में इन सब का मतलब क्या निकलता है? यही कि ये अधिकार हमारे लोकतंत्र की धड़कन है। ये हमें सिर्फ एक नागरिक ही नहीं बल्कि एक गरिमापूर्ण इंसान होने का एहसास दिलाते हैं। इस पूरी तस्वीर को देखें तो हमारे नोट्स ने बताया कि माइनॉरिटी और अनटचेबिलिटी जैसे शब्दों को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा करता है। इतने ज़रूरी और संवेदनशील शब्दों को इंटरप्रिटेशन के लिए खुला छोड़ देने के क्या मायने हैं? क्या ये संविधान को फ्लेक्सिबल बनाकर मजबूत करता है, क्योंकि इससे समय के साथ इनकी व्याख्या बदल सकती है, या फिर ये एक एम्बिग्विटी पैदा करके इसे कमज़ोर करता है, जिससे विवादों की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है? इस पर सोचा जा सकता है।